नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडीज के बारे में जो है पेपर नंबर 2 से। इसके पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के कौन से ईयर के 2013 एंड 2011 से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से केस स्टडीज एमसीक्यूज और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर मैंने ऑलरेडी थियरी कवर करके रखी है मेरे चैनल पे एंड साथ साथ में उस थियरी से मैंने अपने खुद के क्वेश्चंस बनाए हैं एमसीक्यूज के। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में अभी जो नोटिफिकेशन आई थी ना, उस नोटिफिकेशन में प्लेलिस्ट है और इस चैनल में भी प्लेलिस्ट है। इसको ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट आएगी, वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एफर्ट्स, चल शुरू करते हैं केस स्टडीज को। रूपा, a textile designer with a design house in Mumbai having branch office in various part of the world. वाओ, इनके पास बहुत सारे जगह पर, वर्ल्ड में बहुत सारे जगह पर इनके पास ब्रांचेस हैं। Wishes to obtain a patent protection in 50 different countries. 50 कंट्रीज में इनको प्रोटेक्शन चाहिए for smart textiles invented by her. Foreign buyers prefer to deal with the inventor applicants. Foreign buyers जो है ना, वो ऐसे ही लोगों के साथ डील करते हैं who have filed their patent application in Europe as a basic application. तो इंडिया में फाइल नहीं करनी है, यूरोप में फाइल करना है पहले। द फर्स्ट एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर, यानी यूरोप के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए। He also wishes to file a set of patent application in Europe with varying priority dates. और बहुत सारी पेटेंट उनको फाइल करनी है with varying priority dates. Rupa has approached you as her patent agent in India to help her in her mission. अब रूपा इंडिया से है तो वो आपसे मिली, आप पेटेंट एजेंट है तो उनको ये मिशन अचीव करने में मदद कीजिए। Provide note to her outlining the strategy she out to follow and along with the information on various processes, routes involved and the timelines involved. How would you also deal with the multiple priorities? मल्टीपल प्रायोरिटीज बार बार आ रही है और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस केस में कि रूपा को फाइल करना है डायरेक्ट यूरोप में। तो एज पर द सेक्शन नंबर 39 यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप पहले तो इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कीजिए और उसके बाद में 6 वीक रह के आप और कहीं पर फाइल कर सकते हैं, बट साथ साथ में फॉर्म नंबर 8 फाइल करके, फॉर्म नंबर 3 फाइल करके एज पर द सेक्शन 8 स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग जब भी बाहर फाइल करो तो वहां से आना चाहिए इंडिया कंट्रोलर के पास। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि रूपा को तो इंडिया में फाइल करना ही नहीं है, उनको तो फाइल करना है बाहर। तो बाहर फाइल करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 25 जो इंडिया में फाइल किए बगैर बाहर फाइल करने की इजाजत देता है एंड विद इन 21 डेज कंट्रोलर को अपना डिसीजन डिस्पोज करना पड़ता है इन केस ऑफ सच सेक्शन नंबर सच मीन्स फॉर्म नंबर 25 जब फाइल करते हैं रूपा तो। और यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट दिया गया है कि टेक्सटाइल के बारे में बात है, अगर एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात होती, अगर डिफेंस के बारे में बात होती तो कंट्रोलर ये 21 दिन का टाइम है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस जब आए ना उनको कि हाँ ये एप्लीकेशन हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वहां से गिना जाएगा। तो ये जो प्रोसेस अगर उन्होंने कर ली, इन्होंने रूपा जी ने फॉर्म नंबर 25 फाइल कर लिया एंड साथ साथ में 21 डेज के अंदर कंट्रोलर का ऑर्डर भी आ गया कि हाँ ओके है, आप यूरोप में फाइल कीजिए। तो फिर जाओ यूरोप में प्रोविजनल 1 फाइल करो, प्रोविजनल 2 फाइल करो या प्रोविजनल 10 फाइल करो, जितनी भी प्रोविजनल चाहे उतनी फाइल करो, बट प्रोविजनल 1 से लेके 12 मंथ्स के अंदर क्या करना होगा, पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। क्योंकि 50 कंट्री में एप्लीकेशन करनी है ना, 50 कंट्री में कन्वेंशन रूट से तो जाएंगे नहीं, पीसीटी रूट से जाएंगे।
और पीसीटी रूट कहता है कि PS1 की डेट से 30 या 31 मंथ में नेशनल फेज के अंदर एंट्री कर लो। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ साथ में अगर यूरोप में ही PS1 के क्लेम की प्रायोरिटी, PS2 के क्लेम की प्रायोरिटी चाहिए, तो वहां पर भी आप जब जब PS1 या PS2 फाइल किए होंगे उतनी मल्टीपल प्रायोरिटीज आपको मिलेगी। और ये जो पीसीटी का रूल है वो कहां पर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 135 में लिखा हुआ है। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है। रूपा जी को फॉर्म नंबर 25 फाइल करना है, 21 डेज का टाइम रखना है, कंट्रोलर का जवाब आ जाए यूरोप में फाइल कीजिए। यूरोप में फाइल करने से 12 महीने के अंदर अंदर पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। उस 12 महीने में आप कितनी भी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं एंड उसकी प्रायोरिटीज भी आपको मिलती रहेगी। अब नेशनल फेज में फाइल किया तो नेशनल फेज में 31 मंथ के अंदर वापस आना है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई रूपा जी। तो इस तरीके से आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोबी सेन इन कोलकाता हैज वर्कड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशल स्वीट कंपोजिशन। एक स्वीट बनाई है उन्होंने फॉर डायबिटिक पेशेंट। क्या बात है, डायबिटिक पेशेंट और स्वीट। दिस कंपोजिशन आल्सो कंटेन सम हर्ब एक्सट्रैक्ट। हर्ब एक्सट्रैक्ट भी है यहाँ पर। The sweets developed by her have very special properties in that the blood sugar levels do not rise when these sweets are consumed. क्या बात है, शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, do not rise जब ये स्वीट को कंज्यूम किया जाए तो। She has filed a patent application in the patent office, Kolkata, claiming the composition for her sweets and the method of making them. ये composition के बारे में और method of making them. The controller issued an examination report objecting to the grant of the patent by citing section number 3E, 3I and 3P of the Indian Patent Act. Korobi has approached you to respond the first examination report and also to attend a hearing at the patent office in due course. Draft a response to the objections raised in the FER. तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो पैटर्न को आप समझ चुके होंगे। एक स्वीट है, स्वीट के अंदर जो कंपोजिशन है और जो मेथड है बनाने की उसको, उसके बारे में पैटर्न बनाई गई है। और पैटर्न के अंदर ऑब्जेक्शन आया 3E। 3E का ऑब्जेक्शन क्या है, अगर कंपोजिशन है हमारा A + B + C, उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है R, तो अगर मैं A + B को यूज करूं, उसका अगर रिजल्ट आ रहा है R1, तो वहां से इफेक्टिव होना चाहिए, यानी नियर एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ C को डाल दिया और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली A और B एंड यानी जो जनरल स्वीट मिल रही है वहां से डायबिटीज का लेवल कितना आ रहा है एंड उसके बाद में ये हर्ब जो ऐड हुआ वहां से डायबिटीज का कितना आ रहा है वैल्यू, वो क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा। तो 3 का तो ऑब्जेक्शन आने की बात नहीं है, वो दोनों का कंपैरिजन दिखा दो। 3I सर्जिकल मेथड इज नॉट पेटेंटेबल। ये किसके बारे में बात है, ये बात है कि कोई सर्जिकल मेथड अगर पेटेंटेबल हो गई तो उस पर्टिकुलर मेथड के लिए वही पर्सन वही मेथड यूज करनी पड़ेगी। और अगर वही पर्सन ना मिला तो फिर दूसरा कोई पर्सन काम कर ही नहीं सकता है। मगर यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर तो स्वीट की बात की गई है। स्वीट तो कोई भी खा सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट के टर्म्स में कन्वर्टेड है, इसीलिए इसको ग्रांट मिल सकती है। इसमें 3I का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। एंड ये वेल बीइंग के लिए, जो प्रेजुडिस नहीं कर रहा है पब्लिक हेल्थ को, ये वेल बीइंग के लिए, कोई भी एनिमल या कोई भी पब्लिक हेल्थ को प्रेजुडिस नहीं कर रहा है। एंड बाद में आता है 3P, यानी 3P मींस इंडिजिनियस या ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है पब्लिक का। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज से तो अलग ही है क्योंकि हर्बल एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये हर्ब का जब नाम आता है ना तो वो बायोलॉजिकल मटेरियल होगा और बायोलॉजिकल मटेरियल की एंट्री इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी में कर दी गई होगी, तो वहां से ये पेटेंट आगे बढ़ी है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज तो है ही नहीं, ये तो एक ऐसा एक नया सा नुस्खा है कि जो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं था। तो इस तरीके से तीनों के ऑब्जेक्शन से आंसर मिल जाएंगे और आंसर मिलने के बाद उसको सर्व कर देंगे कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर बोल देंगे कि भाई आगे बढ़िए, पेटेंट को ग्रांट कीजिए। तो ऐसे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। Anjan has been involved in the development of the drainage system. अंजन ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है उसका।
He thought it is necessary to conduct tests in the compound of his large housing society to assess the scalability of his newly developed drainage system on 30 March 2009. 30 मार्च 2009 को उसने प्रैक्टिकल किया, पब्लिक वर्किंग। ओके, on 1st September 2009 Anjan applied for a patent. So 1st September, October, November, 1st September 2009 को अंजन ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। In the Mumbai Patent Office, Anjan was very confident there were no prior art that could come in way to grant of his patent application. प्रफुल्ल, अब नया विलन आ रहा है पिक्चर में, देखिए प्रफुल्ल, who lives in the same housing society and had seen the testing of the invention in their society. अब उसने देखा था ये कुछ काम कर रहा है. Came to know about the patent application when it was published in the Journal of the Patent Office and opposed the patent application on the ground that he had witnessed the use of the invention in a public space in India before the patent application was filed. अब इसने ऑब्जेक्शन दे दिया फॉर्म नंबर 7 फाइल करके, 7A फाइल करके, कि भाई इसने तो यूज कर लिया है इस पेटेंट को पहले, प्लीज ड्राफ्ट द स्टेटमेंट इन रिप्लाई दैट इट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द पेटेंट ऑफिस। अब इसमें क्या करना है, टू कंट्रोलर को जवाब लिखना है ना कि कंट्रोलर जी बात तो सही है बच्चे की, किसकी, प्रफुल्ल भाई की। प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि 1 सितंबर 2009 से पहले मैंने इसका पब्लिक वर्किंग किया था। जी हाँ, मैंने किया था। कब किया था? 33/2009 को। मगर एज पर सेक्शन नंबर कौन सा, 29, 30, 31 या 32, प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कौन सा सेक्शन आएगा। इसमें आएगा 32 पब्लिक वर्किंग एज पर द सेक्शन नंबर 32। अगर मैंने फाइल किया है यहाँ पर पेटेंट को तो यहाँ से 12 महीने के अंदर, यानी अगर मैंने इससे पहले 1/9/2008 या उसके बाद में ये डेट या उसके बाद में अगर मैंने पब्लिक वर्किंग की है तो मेरे पे कोई भी एंटीसिपेशन नहीं होगा एज पर द सेक्शन 32। और आप देख सकते हैं कि मैंने तो 30 मार्च 2009 को पब्लिक वर्किंग की थी, तो मेरे पे तो कोई ऑब्जेक्शन आ ही नहीं सकता है। इसीलिए कृपा करके प्रफुल्ल भाई को बता दीजिए कि सेक्शन नंबर 32 पढ़ ले और वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। ये तो नहीं लिखना है, बट आप समझ चुके हैं कि क्या लिखना है, तो बस यही टाइमलाइन बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। A ship named Voyager, registered in Panama and report operated by a white water lines from Brunei, accidentally entered the territorial waters of India in the Bay of Bengal. Accidentally। चलिए इसका आंसर है ना, आपको सबमिट करना होगा कमेंट सेक्शन में। अब ये आपके लिए, मैं आपको समझा दूंगा पर आंसर आपको लिखना है। द इंडियन कोस्ट गार्ड confiscated the ship and brought it to the Chennai port. Upon inspection, it was found that Voyager had an underwater exploration robot arm for its actual needs. The said equipment contains many features that are claimed in the patent granted to Indian Maritime University (IMU). IMU files an infringement case against the owners of the vessels. White Water Lines approaches you for advice. Draft a note for your client and suitably advising them in accordance with the previous provision of the Indian Patent Act 1970. सेक्शन नंबर यहाँ पर आएगा 49। एक्सीडेंटली या कोई भी सीप या कोई भी लैंड व्हीकल अगर एक्सीडेंटली या फिर टेम्पररी इंडियन टेरिटरी में आता है और वहां पर अगर रेसिप्रोसिटी है दोनों कंट्रीज के बीच में तो कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं गिना जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है और शायद आंसर भी दे दिया है, इसको बस एलाबोरेट करके लिखना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है ना उसमें बहुत सारे वीडियोस है, देखना मत भूलिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा,
मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जयवीर शाह साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।